आईपीसी के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट है आपका गिविंग फॉल्स एविडेंस और फॉरबेटिंग फॉल्स एविडेंस, यानी कि मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य घड़ना। सेक्शन 191 और सेक्शन 192 एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट है। ये आपको पता होना चाहिए। जब आपकी जुडिशरी की बात होती है ना, जब आपकी जस्टिस की बात होती है, जब आपके जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है, जब आपके कोर्ट्स की बात आती है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। कहते हैं ना, कोर्ट जो है वो सुनी सुनाई बातों पे ध्यान नहीं देती, कोर्ट आपकी भावनाओं को नहीं समझती। कोर्ट किस पे बात करती है? एविडेंस के ऊपर। ठीक है, कोर्ट जो है वो किस पे बात करेगी? एविडेंस के ऊपर बात करेगी। अभी एक बात बताओ, अगर आप कोई फॉल्स एविडेंस दे रहे हो या फिर आप उसको फॉरबेट कर रहे हो, फॉरबेटिंग कर रहे हो, घड़ रहे हो, तो वो किसी निर्दोष आदमी को जो है वो सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? उसकी वजह से मिलेगी ना। तो इसमें क्या है कि अगर मान लो अगर ऐसा कोई काम किया जाता है, जो भी पार्टीज होती हैं उनकी लाइफ जो है वो संकट में पड़ जाएगी। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि जो एविडेंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। एविडेंस जो है वो कितने टाइप के होते हैं, इसको एक एग्जांपल की मदद से समझो। ये आपका डील करता है मिथ्या साक्ष्य देना, गिविंग फॉल्स एविडेंस इन सेक्शन 191, ठीक है। और फॉरबेटिंग फॉल्स एविडेंस जो है वो 192 के अंदर डील कर रहा है। अभी टाइप्स ऑफ एविडेंस की बात करूं तो जो एविडेंस है वो आपके डॉक्यूमेंट्री हो सकते हैं, करेक्ट, आपके ओरल एविडेंस हो सकते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो हो सकते हैं। आपको पता होगा कि आजकल जो है वो वीडियोग्राफी वगैरह फोन से कनेक्टिविटी करना, आजकल जो फैमिली वाले मामले होते हैं लगभग उनके अंदर क्या है, आपके ये इस तरह के जो हैं एविडेंसेस वो दिए जाने लगे हैं। और जो आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो सबसे बेस्ट एविडेंस जो है वो माना जाता है। ये तो आपको भी पता ही है कि अगर आप डॉक्यूमेंट से प्रोड्यूसिंग कर रहे हो तो आपका डॉक्यूमेंट एविडेंस जो है वो माना जाएगा। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद में नेक्स्ट हम आते हैं, देखो हमारा जो जुडिशियल जो हमारी प्रणाली है वो टोटली एविडेंस के ऊपर डिपेंड करती है, और जितने भी जजमेंट दिए जाते हैं वो सारे एविडेंस के आधार पे दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, अगर हमें अच्छा न्याय चाहिए तो उसके लिए हमें एविडेंस भी तो देने पड़ेंगे ना। और अगर मान लो कोई झूठे एविडेंस दोगे तो वो आपके जजमेंट को इफेक्टेड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपका एविडेंस जो है वो जजमेंट को जब इफेक्टिव करेगा तो आपका जीवन संकट में आएगा कि नहीं आएगा। और जब कोई ऐसा एक्ट हम कर रहे हैं जिससे एक मानव जीवन है उसका जीवन संकट में पड़ जाए तो वो क्राइम होगा कि नहीं होगा। तो इसी तरह से क्या है, ये जो एविडेंस है ना जिससे आपका जीवन संकट में आ रहा है, तो ऐसे एविडेंस जो होंगे वो टू टाइप्स के होंगे। सबसे पहला तो आपका गिविंग फॉल्स एविडेंस और एक होता है फॉरबेटिंग फॉल्स एविडेंस। अब गिविंग फॉल्स एविडेंस का मतलब क्या? सेक्शन 191 क्या कहता है कि कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको आपने बाय ओथ या फिर किसी लॉ के द्वारा, लॉ के मतलब जो उसमें इम्प्लाइड प्रोविजंस है उनके द्वारा उस पर्सन को क्या है, लीगली रूप से आपने बाउंड कर दिया। क्या किस चीज के लिए बाउंड किया है? कि तुझे सत्य बोलना है, लेकिन वो सच नहीं बोलता है, ट्रूथ नहीं बोलता है, और वो क्या करता है, किसी सब्जेक्ट के ऊपर जो डिक्लेरेशन कर रहा है वो भी झूठी कर रहा है, और जो बोल रहा है वो स्टेटमेंट दे रहा है वो भी झूठी स्टेटमेंट दे रहा है। तो अभी मुझे ये बताओ, यहाँ पे वो प्रीजुरे का जो क्राइम है वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? शपथ भंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो जब ऐसा कोई पर्सन जो कि ऑथ के द्वारा या फिर किसी लॉ के प्रोविजन के द्वारा, लॉ के अंदर जो इम्प्लाइड प्रोविजन दिया गया है उसके द्वारा अगर वो ट्रूथ स्टेटमेंट देने के लिए बाउंड है या फिर किसी सब्जेक्ट के ऊपर डिक्लेरेशन करने के लिए लॉ के द्वारा बाउंड किया गया है, और वो ये जानता है कि भाई ये जो मैं डिक्लेरेशन करूंगा ना, ये जो मैं बात बोलूंगा ये झूठी है, ठीक है, या फिर उसे उसके झूठे होने का ज्ञान है और उसको पूरा विश्वास है कि जो ये मैं बात बोल रहा हूँ ये सत्य नहीं है, तो इसमें क्या कहा जाएगा कि ऐसा पर्सन क्या कर रहा है, गिविंग फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य दे रहा है। क्लियर कि नहीं क्लियर? अब एक बात समझो, अगर कोई पर्सन जो ओथ पे बाउंड है और अगर मान लो वो उसी को फॉलो नहीं करेगा तो वो शपथ भंग करेगा कि नहीं करेगा? तो ये जो शपथ भंग है इसको प्रीजुरे का जो है कॉन्सेप्ट भी आप यहाँ पे कह पाओगे। अब एक बात समझो, मैंने और रविकांत जी ने, हमारे दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट हुआ, ठीक है,
और मुझे क्या है, रवि कांत जी से 1000 रुपए लेने थे। विशाल जी वहां पे अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन विशाल जी कोर्ट में जाके झूठ मूठ से जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है ना, और वहां पे क्या है, कोर्ट के समक्ष शपथ लेके और वहां पे ये बोलते हैं कि भाई हाँ हाँ ये बिल्कुल जो मतलब मैडम ने जो बिल्कुल सही एकदम है, जो भी इन्होंने क्लेम किया है ना कि रवि कांत जी से मैं 1000 रुपए ले रही हूँ, वो सत्य है। अभी मुझे बताओ, जो विशाल जी वहां पे अवेलेबल ही नहीं थे, तो यहाँ पे मिथ्या साक्ष्य गढ़ रहे हैं कि नहीं गढ़ रहे हैं, क्या पता मैंने झूठ में बोला हो, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट आपके इस एसेंशियल एलिमेंट की बात आती है। तो एसेंशियल एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट, डेफिनेशन को निकाल लो। एक तो सबसे पहले कोई ट्रूथ जो स्टेटमेंट है, ट्रूथ स्टेटमेंट करने के लिए बाउंड होना, ठीक है, कि आप मिथ्या साक्ष्य आपको नहीं देना है, आपको सत्य बात करने के लिए आप बाउंड हो, ओथ के ऊपर या किसी लीगल लॉ प्रोविजन के द्वारा आपको बाउंड किया गया, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आप मिथ्या कथन कर रहे हो, झूठा जो स्टेटमेंट है वो दे रहे हो, ठीक है, और आपको जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो ना, उनके झूठ होने का आपको पूरा विश्वास है। तो इन सर्कमस्टांसेस में क्या कहा जाएगा कि आपने जो है, जो फॉल्स एविडेंस है वो दिया है। अब एक बात समझो, कोई एक पर्सन है जो एफिडेविट के ऊपर एविडेंस दे रहा है और वो एविडेंस जो दे रहा है वो झूठे हैं, तो क्या उसको शपथ भंग का अपराधी माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। बच्चन सिंह बीच का केस था जिसमें ये बात कही गई। अब बात आती है मिथ्या साक्ष्य घड़ने की। कई बार टीवी में देखते हो ना, टीवी में बहुत सारे मूवीज वगैरह, नाटक वगैरह सब आते रहते हैं, वो किसी आदमी को फंसाने के लिए उसके बॉक्स में या उसकी जेब में कुछ सामान डाल देते हैं ताकि अगर ये पकड़ा जाए तो मेरा नाम ना आए, होता है ना ऐसा, है ना। तो ये इन चीजों से रिलेट करो, उसमें भी सेम वही वाली चीज है, ठीक है, कि भाई ए जो है वो बी को फंसाने के लिए क्या करता है, उसके बॉक्स के अंदर और ज्वेलरी रख देता है, और वो ज्वेलरी रख देता है, उसको पता है कि पूछताछ होगी तो ये इसके बैग में चेक होगा, और बैग में चेक होने के बाद में इसको क्या है, चोर जो है वो माना जाएगा। तो उसने क्राइम करा कि नहीं करा, वहां पे झूठे एविडेंस, वहां पे जो सर्कमस्टांसेस एविडेंस आए कि उस बॉक्स के अंदर ज्वेलरी का मिलना, तो यहाँ पे उसने फॉरबेटिंग किया कि नहीं किया, है ना। तो जब फॉरबेटिंग की बात हो गई, तो सबसे पहले देखो मिथ्या साक्ष्य घड़ने के अंदर क्या होता है कि जो कोई इस इंटेंशन के साथ में किसी सर्कमस्टांसेस को क्या है, एग्जिटेंस में लेके आ रहा है, तो वहां पे जब चोरी करने का मतलब चोरी का आरोप लगाने के लिए उसने उसके बॉक्स के अंदर वो ज्वेलरी रखी, तो जब वो ज्वेलरी के बारे में, चोरी के बारे में पता चलेगा तो वो परिस्थिति सामने आएगी कि नहीं आएगी, जब उसका बॉक्स चेक होगा तो सर्कमस्टांसेस को वो एग्जिटेंस में लेके आ रहा है, नहीं लेके आ रहा है। अब एक आदमी क्या करता है, अपने ना कोर्ट में एविडेंस देने के चक्कर में अपने दुकानदार जो है वो अपने बही के अंदर एक झूठी एंट्री कर देता है, ठीक है, तो वो फॉरबेटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बुक के अंदर, कोई रिकॉर्ड के अंदर या कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अंदर कोई झूठी एंट्री कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी फॉल्स स्टेटमेंट देने वाली कोई डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अगर रचना कर रहा है, ठीक है, तो उनका सर्कमस्टांसेस में कहा जाएगा कि उसने क्या किया है, फॉरबेटिंग, हाँ, फॉरबेटिंग और फॉल्स एविडेंस जो है वो किया है। मिथ्या साक्ष्य गढ़ने वाला व्यक्ति का इंटेंशन ये होना चाहिए कि ऐसी चीज इस धारा में जो भी प्रोसीडिंग प्रकट होगी उसके परिणाम के लिए इस बात में, उस संबंध में क्या बने, उसकी गलत राय बने। हर एक पर्सन यही देखेगा कि उसके बारे में उसकी गलत राय बन रही है कि नहीं बन रही है। अब एक ए नाम का व्यक्ति है, वो बी नाम की महिला से क्या है, शादी करना चाहता है। अब उसको ये बोल रहा है कि ना मैं तेरे नाम जमीन करा दूंगा और तू मेरे से शादी कर ले, तो वो क्या करता है, एक झूठी एंट्री करवाता है, झूठी रजिस्ट्री उस महिला के नाम पे करवाएगा कि अगर कल को मान लो कोर्ट में प्रोसीडिंग भी चले तो उसमें ये एंट्री तो दिखा पाए। अभी एक बात बताओ, वो जो झूठी रजिस्ट्री उसने करवाई है वो फॉरबेटिंग फॉल्स एविडेंस है कि नहीं है। उसके बाद में इनकी पनिशमेंट की बात आती है, तो जब भी पनिशमेंट के बारे में बात करेंगे 191 और 192, तो इनकी जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 193 में जो है वो दी गई है। 193 क्या कहता है कि यदि कोई ऐसा एविडेंस जो किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग के पे यूज किया जाता है, तो उन सर्कमस्टांसेस के अंदर जो आपकी पनिशमेंट होगी वो 7 इयर्स तक हो सकेगी। यहाँ पे कंडीशन क्या लगा दी कि किसी जुडिशियल स्टेज के ऊपर अगर आप दे रहे हो प्रोसीडिंग में,
और यदि ऐसा कोई साक्ष्य अदर किसी केस में दिया जाता है या फिर वहां पे वो घड़ा जाता है, तो वहां पे जो सजा है इन दैट केस, वहां पे जो आपकी सजा होगी वो 3 इयर्स तक होगी। दोनों में डिफरेंस क्या? तो दोनों के अंदर एक मतलब कि ना डिफरेंस पाया जाता है कि मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो कि किसके लिए, किस पे बाउंड है, या तो ओथ के द्वारा या फिर किसी लीगल प्रोविजन के द्वारा, ठीक है। और मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के लिए क्या ये जरूरी है क्या, बाउंडेबल होना जरूरी है क्या उसका? नहीं है। जो फोर्स एविडेंस दे रहा है उसके संबंध में ये आवश्यक नहीं है कि जो फोर्स स्टेटमेंट किसी इंपॉर्टेंट विषय के बारे में दिया गया हो, ठीक है। जबकि मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के लिए जो जिस मामले में आपने गढ़ा है ना, उसका कोई ना कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उससे संबंध होता है कि नहीं होता है। मिथ्या साक्ष्य देने के मामले में जिस अथॉरिटी के समक्ष आपने फॉल्स एविडेंस दिया जाए, उस पर उसके इफेक्ट का कोई महत्व नहीं है। जबकि मिथ्या साक्ष्य अगर आप गढ़ोगे तो उसका इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। अब आपने तो ज्वेलरी रख दी बॉक्स में, अब वो तो चोर बन गया ना, अब वही तो प्रूव करेगा, तो उसका इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है फॉरबेटिंग फॉल्स एविडेंस का। भाई कोर्ट के अंदर आपने कोई बात कही, कोर्ट माने या ना माने ये तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपके पास में वो चीज ही मिल गई जो एविडेंस है, तो आप तो फंसोगे ही कि नहीं फंसोगे। फिर नेक्स्ट इसमें आता है कि भाई जो फॉल्स एविडेंस देने के मामले में किसी एविडेंस दिए जाने के समय किसी भी प्रोसीडिंग का होना आवश्यक है, चाहे फिर वो प्रोसीडिंग आपकी जुडिशियल हो या फिर आपकी वो हो एक्स्ट्रा जुडिशियल। जबकि जब आप फॉरबेटिंग फॉल्स एविडेंस कर रहे हो ना, तो ऐसे अपराध में ऐसा होना आवश्यक नहीं है। हो जाएगा क्वेश्चन।